बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 7 समझेंगे। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो भी परीक्षा होने वाली है, जैसे अर्धवार्षिक, वार्षिक, सभी परीक्षाओं में एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछा जाएगा। और आज हम कौन सा अध्याय करेंगे? अध्याय 7, जंतुओं और पादप में परिवहन। चलिए अध्याय 7 देखते हैं, जंतु और पादप में परिवहन। पाठ की पूर्व की तैयारी दी हुई है। इसमें क्या दिया है? पाठ की पूर्व तैयारी में देखिए, हम जानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए खाना, पीना और हवा की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? खाना, पीना, हवा की आवश्यकता होती है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सब हमारे शरीर में जाता है और उसी से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अनेक रोगों से हमारा बचाव होता है। शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। देखिए, ये दिया आपका एक महाधमनी, महाशिरा, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा और बाया आलिंगन, आलिंद, दाया बाया निलय, दाया निलय आदि दिए हुए हैं। तो ये चित्र में आपको बताना है कि महाशिरा कौन सा है। ये जो है आपकी, ये महाशिरा है, ये महाधमनी है, ये दाया आलिंद है, ये दाया निलय है और ये दाया आलिंद हो गया। और ये क्या हो गया? कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। और ये आपकी क्या हो गया? बाया निलय। ये जो आपका चित्र बना हुआ था, इस चित्र में आपको बताना था कि कौन सी महाशिरा है, दाया आलिंद क्या है और दाया निलय क्या है, आपको यहाँ दर्शाना था। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। यहाँ पे आपको जो विकल्प दिए हैं, इनको चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो नंबर 1 क्या कह रहा है? लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णक होता है। प्रश्न क्या है आपका? लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णक होता है। तो आपका आंसर में आ जाएगा हीमोग्लोबिन। फिर दूसरा नंबर का प्रश्न है, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर में आ जाएगा स्पंदन दर कहलाती है। फिर तीसरा है, हृदय और खालिस्तान मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो उत्तर में आ जाएगा आपका रक्त वाहिनियाँ। हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए खालिस्तान नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आपका उत्तर में आ जाएगा स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियां होती हैं जो खालिस्तान कहलाती हैं। तो आपका उत्तर में आ जाएगा संवहन ऊतक कहलाती है। इस प्रकार बच्चों, आपके जो रिक्त स्थान थे वो रिक्त स्थान भर के बताए। पहले में क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। दूसरे में आ जाएगा आपका क्या आएगा? स्पंदन दर। तीसरे में क्या आएगा आपका? रक्त वाहिनियाँ। चौथे में स्टेथोस्कोप और पांचवें में संवर्धन ऊतक। तो इस प्रकार ये खालिस्तान आप पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो आप उत्तर में क्या बता देंगे? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना। फिर प्रश्न नंबर 2, पादप मृदा से अवशोषित करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल, हवा, खनिज, पोषक तत्व और डी नंबर ए, बी, सी सही हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए, बी एवं सी सही हैं। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। ए नंबर उत्सर्जन, बी नंबर शोषण, सी नंबर परिसंचरण, डी नंबर जनन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्सर्जन। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना है। ए नंबर हृदय से, बी नंबर रक्त वाहिनियों से, सी नंबर फेफड़े से, डी नंबर मूत्र वाहिनियाँ, वक्रक, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मूत्र वाहिनियाँ, वक्र, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग से। इसके बाद नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं? ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर अमोनिया, सी नंबर नाइट्रोजन, डी नंबर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अमोनिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है?
प्रश्न क्या है, परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है? तो उत्तर बता देंगे, परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिनियां अंगों से मिलकर बना है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2, पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का क्या कार्य है? तो देखते हैं जाइलम के कार्य क्या है। जाइलम जल का अवशोषण व संवहन करता है। और फ्लोएम का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का संवहन पत्ती से संचित होने वाले अंग तक करते हैं। कौन? फ्लोएम। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, डायलिसिस किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने की विधि को डायलिसिस कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर देखिए, शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं। शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं? तो उत्तर देखिए, गर्मियों के दिनों में पसीना निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे इस शरीर में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? जो हमारे शरीर में लवण उपस्थित होते हैं उनके कारण हमारे जो कपड़े हैं उनमें सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कैसे प्रश्न शुरू हो जाते हैं? यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। रक्त के प्रमुख घटक हैं लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, नंबर 2 श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। ये क्या हैं? रक्त के प्रमुख घटक हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बोझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? उत्तर देखिए, जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों? उत्तर देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर में सैनिक कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? उत्तर देखिए, हमारा हृदय प्रति मिनट में जितनी बार धड़कता है वह स्पंदन दर कहलाती है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट 70 से 80 होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10 और यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में से मिलने नहीं देता है? प्रश्न क्या है, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है? उत्तर देखिए, आलिंद एवं विलय। आलिंद एवं विलय ऐसी संरचना हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने नहीं देते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। देखिए, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है। और शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है। ये क्या हो गई आपकी धमनी और शिरा की परिभाषा हो गई और उसके कार्य हो गए। फिर अगला प्रश्न है, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्याशय होती है, क्यों? उत्तर देखिए, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्याशत होती है ताकि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक तेजी से वह उच्च दाब पर बहने वाले रक्त को अच्छे से पहुंचा सके। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 है, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसके कार्यों को लिखिए। देखिए, यहाँ पे आप किसका स्टेथोस्कोप का चित्र बना दिए।
या उसके नाम लिख दिए, ये ट्यूब हो गया, ये चेस्ट पीस हो गई और ये सोतिका हो गई। और उसका कार्य क्या है? चिकित्सक हमारे हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में जाता है। तो ये परिसंचरण तंत्र का ये नामांकित चित्र हो गया। देखिए यहाँ पे ये शिरा है, ये हृदय है, ये धमनी है, ये केशिकाएं हैं, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फेफड़े हो गए, ये फुफ्फुस शिरा हो गया। और इनके इसका वर्णन देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में जाता है। फेफड़ों से क्या होता है? शुद्ध रक्त हृदय में जाता है। हृदय से शुद्ध रक्त धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय में जाता है। हृदय से फेफड़ों में तथा पुनः फेफड़ों से शुद्ध होकर रक्त हृदय में आता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार आपको परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था और उसका नामांकित चित्र यहाँ पर बना के बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है? पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ में रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? पहला प्रश्न क्या है? रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? उत्तर देखिए, रक्त का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर उसका दूसरा प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? तो उत्तर देखिए, रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स कोशिकाएं सहायक होती हैं, जो चोट लगने वाले स्थान पर एक जाल बनाकर रक्त प्रवाह को रोक देती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 का पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना लेंगे और उसके नाम दे देंगे। ये क्या हो गया? आपका वक्रक हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो गई, ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्र मार्ग हो गया और ये मूत्र रंध्र हो गए। इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे और उनके नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 15 का क नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 का ख नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। तो देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों के नाम एवं प्रतिशत कौन कौन से हैं? जल, यूरिया और अन्य अपशिष्ट। जल कितना प्रतिशत है? 95%। यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट पदार्थ कितने हो गए? 2.5%। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए, पादपों में जल एवं खनिजों का परिवहन का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना देंगे और उसे समझा देंगे। फिर प्रोजेक्ट 1 स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए तथा कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये स्टेथोस्कोप का चित्र बना देंगे और उसका मॉडल बना देंगे और कक्षा में प्रदर्शित कर देंगे। आपका प्रोजेक्ट 1 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है? आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। नंबर 1 क्या दिया है? देखो सारणी में, किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो जब इस प्रकार का जब आपको दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित होगा? तो आपको यहाँ पे ईसीजी की जांच कराना आवश्यक होगा। और क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? तो आरामदायक कपड़े पहनना, सीने को हल्के हाथों से दबाना, मुख से ऑक्सीजन देना चाहिए। इस प्रकार से ये सावधानियां रखना है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 2 भी कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 के साथ जो आपका अध्याय 7 था, अध्याय 7 के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताया। यदि आपको इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।